स्वागत है आप बच्चों का। बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। और सफलता के लिए एक ही मंत्र है, आपका कंसंट्रेशन के साथ लगातार मेहनत करना और एक सही दिशा की ओर अग्रसर होना। बच्चे यकीन मानिए कि आप अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से मेहनत तो कर ही रहे होंगे, साथ ही सही दिशा अगर पकड़ लेंगे तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं बेटा। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो बच्चे आप सभी बच्चों को पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है बेटा, इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है कि यदि कोई वस्तु, ध्यान दीजिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बहुत सारी बातें नोट डाउन भी आपको करनी है। पहली बात कि आपका जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण होता है, वह क्या होगा, उसका जो सतह है, जो क्या है, आपको जो धंसा हुआ है वही परावर्तक सतह होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का ठीक है धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण का धंसा भाग क्या है? तो बच्चे परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नोट डाउन कीजिएगा बेटा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज आपको नेगेटिव होता है। इसका मैग्निफिकेशन बच्चे ये भी ध्यान में रखना है, मैग्निफिकेशन अगर ठीक क्या होगा, आपको नेगेटिव होगा और लेस देन -1, बराबर -1, या आपको क्या होगा, ग्रेटर देन -1 होगा। ये तीन कंडीशन है। इस कंडीशन में आपको प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। क्या कह रहा हूं मैं कि अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता अगर निगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और इस कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा तीनों बनता है। यदि m पॉजिटिव होगा, एकदम ध्यान में रखिए, यदि m पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब आभासी दर्पण में कैसा बनेगा, आभासी, और यह हमेशा आपको ग्रेटर देन +1 होता है। तो बच्चे मेरी बात को याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए कि m का मान अगर पॉजिटिव है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, और ये जो है आपको कैसा होगा, तो बच्चे ठीक है, ये जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, m का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा और 1 से अधिक होगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और अवतल दर्पण द्वारा बनेगा। यानी अवतल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, वास्तविक और आभासी। चलिए बच्चे, बहुत अच्छी बात है, और इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चे, ये रख दीजिए। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। इसके बीच में वस्तु को रखा जाता है। आपको मैंने बताया है कि एक प्रकाश की किरण हमेशा वक्रता आपको फोकस से गुजरता है, और ये देखिए जो प्रधान अक्ष के समानांतर होगा वो हमेशा फोकस से गुजरेगा। दूसरे प्रकाश की किरण जो है वो क्या होगा बेटा, तो वो हमेशा आपको कहाँ से गुजरेगा, तो वक्रता केंद्र से गुजरेगा। ध्यान में रखिएगा, कहाँ से गुजरेगा, तो ये वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। एकदम याद रखिएगा, ये वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। और मिलेगा कहाँ पर, तो बच्चे ये देखिए ये कहाँ मिल रहा है, तो बच्चे ये मिल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच मिलता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच मिलता है। तो क्या देखिए क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर गलत बात है, वक्रता केंद्र पर गलत बात है, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे, और कहां पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर। इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बच्चे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान में रखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और ठीक है आवर्धित बनेगा। याद रखिएगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा, ठीक है, आवर्धित और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा और उल्टा बनेगा। तो एकदम ध्यान में रखना है इन तीनों बातों को, बड़ा, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, यहां से बहुत कुछ आपने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के
संचरण को क्या कहा जाता है? बच्चे आपको मैंने बताया है कि देखिए आपके शरीर में क्या होगा, माता और पिता दोनों से हमारे शरीर में क्या होता है, तो आनुवांशिक गुणों का ध्यान में रखिएगा। कौन सा गुण? आनुवांशिक गुणों का संचार होता है। आनुवांशिक गुणों का संचार होता है, ध्यान में रखिएगा, गुणों का संचार होता है। और इस गुण के संचार के लिए कौन उत्तरदायी है बच्चे? तो ये उत्तरदायी है, ध्यान में रखिएगा, जीन उत्तरदायी है। और जीन में पता है क्या है, तो ये डीएनए में आपको जीन होते हैं। तो डीएनए आपको क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ठीक आनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य करता है। तो ये आनुवांशिकता हो गया बेटा। क्या होगा इसका आंसर? आनुवांशिकता हो गया। थोड़ी सी बातें और जान लीजिए बच्चे, एकदम विस्तार से आप जानिएगा कि देखिए डीएनए जो है, डीएनए मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि डीएनए जो है ये किसका बना हुआ है, तो डीएनए बना हुआ है किसका, तो बच्चे जीन का बना हुआ है। और ये जीन किसका बना हुआ है, तो जीन बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा, आपको मैंने बात बार बार कहा है, एजीटीसी का बना है, एजीटीसी का बना है। और ये एजीटीसी क्या होता है, तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। आपको बच्चे मैंने बताया है कि डीएनए में क्या होता है, तो नाइट्रोजनी क्षारक होता है, नाइट्रोजनी क्षारक होता है, ध्यान में रखिए बच्चे, नाइट्रोजनी क्षारक होता है। और ये नाइट्रोजनी क्षारक में आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, एक प्यूरिन होता है, एक प्यूरिन होता है। और प्यूरिन में क्या होगा, एजी, एडेनिन और ग्वानिन होगा। और दूसरा होता है पायरिमिडीन, क्या होता है, पायरिमिडीन, ध्यान में रखिएगा, पायरिमिडीन। और इसमें क्या होगा, तो बच्चे ये टीसी होता है। तो ध्यान में रखना है कि आपको डीएनए में ठीक है नाइट्रोजनी क्षारक होता है। और नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, एजी इसको बोलते हैं प्यूरिन, और टीसी ये पायरिमिडीन होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे। आजकल आपको पता है, सबसे पहले पेट्रोल देखिए, पेट्रोल जो है ये किसका बना होता है, तो पेट्रोल जो है पेट्रोलियम से बना होता है। और पेट्रोलियम आपको एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, पेट्रोलियम से बना होता है और बना होता है। और ये पेट्रोलियम मैंने क्या कहा कि ये हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखिए बच्चे, हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, तो बेटा ये C5 से C8 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और जनरली आपको पता हो C5 से C10 कर दीजिए बच्चे। और ये देखिए C5 से C10 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और ये याद रखनी चाहिए आपको कि पेट्रोल में ठीक ऑक्टेन की संख्या अधिक होती है, ऑक्टेन की संख्या अधिक होती है, ध्यान में रखिए बच्चे, ऑक्टेन की संख्या अधिक होती है। और जिस पेट्रोल में ठीक है ऑक्टेन की संख्या अधिक होगी वो अच्छा पेट्रोल कहलाएगा। तो और याद रखना बच्चे, आइसो ऑक्टेन की संख्या जिस पेट्रोल में अधिक होगा वो अच्छा पेट्रोल कहलाएगा। और मैं बार बार आपको बताता भी रहता हूं कि देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता यानी प्योरिटी ऑफ पेट्रोल किसके द्वारा मेजर करते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मेजर करते हैं, ऑक्टेन नंबर द्वारा मेजर करते हैं, ऑक्टेन नंबर द्वारा ज्ञात करते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, ऑक्टेन संख्या द्वारा मापते हैं। तो पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है, तो ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाती है, ऑक्टेन नंबर द्वारा मापी जाती है। ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए बच्चे, क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल ध्यान में रखिए बेटा, पेट्रोल जो है ठीक है इसमें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आइसो ऑक्टेन की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी उच्च आइसो ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को हम गैसोलीन कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे, उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को, उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल, ध्यान रखिएगा, संख्या वाला पेट्रोल क्या कहलाता है, तो वाला पेट्रोल ये कहलाएगा गैसोलीन। याद रखिए बच्चे, पेट्रोल क्या कहलाता है, तो गैसोलीन कहलाता है। अब देखिए आजकल क्या होता है, हम यूज करते हैं पावर पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल यूज करेंगे, तो पावर पेट्रोल यूज करते हैं बच्चे। और ये पावर पेट्रोल जो है में क्या होता है, तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए ये पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है, पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल का यह मिश्रण होता है, पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल का यह मिश्रण होता है। तो यहाँ देखिए आंसर क्या होगा, तो अल्कोहल हो जाएगा। क्या होगा, अल्कोहल, या ऐसा कहिए ठीक है। यहाँ देखिए इथेनॉल भी दिया है, इथेनॉल दिया हुआ है, तो इथाइल अल्कोहल ज्यादा फेवरेबल आंसर होगा बेटा। क्यों, क्योंकि अल्कोहल नहीं इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, अल्कोहल में तो बहुत सारे अल्कोहल होंगे। अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं अल्कोहल।
अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H6 होता है। और यह सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता होता है। बच्चे एलपीजी में, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन पाया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या पाया जाएगा? तो ब्यूटेन पाया जाता है। आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाया जाता है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां एक चीज और जान लेनी चाहिए कि 100% इथाइल अल्कोहल को, ध्यान दीजिए, अगर 100% इथाइल अल्कोहल है, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, 100% अगर इथाइल अल्कोहल है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? तो 100% इथाइल अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं 100% इथाइल अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। लेकिन यही अल्कोहल अगर क्या हो जाए, बच्चा एकदम नोट डाउन कीजिए कि अगर 95.5% आपको इथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल तो 95.5% आपका इथाइल अल्कोहल हो गया और इसमें 4.4 या 95.6 कर दीजिए, 4.4% अगर इसमें क्या हो गया? तो बच्चे जल हो गया, तो इसको जल हो गया, वाटर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं बेटा, याद रखिएगा इसको, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। तो दो बातें नोट डाउन कर लेनी है आपको, ध्यान में रखिएगा। पावर पेट्रोल, तो पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार, ठीक है, आपको पावर पेट्रोल में 5% से कम इथाइल अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए बच्चे। फिर देखिए, आपको पता होनी चाहिए कि 100% अगर इथाइल अल्कोहल है, जिसका उपयोग हम शराब बनाने में करते हैं इथाइल अल्कोहल का, तो 100% इथाइल अल्कोहल को एब्सोल्यूट या परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। और 95.6% इथाइल अल्कोहल और 4.4% जल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए क्या करते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया था? तो बच्चे ये वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया था बच्चे? तो किताब लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। याद रखना है 2-3 बातें यहां पर जो आपको बहुत ज्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन, बच्चे नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपका सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, याद रखिए बच्चे, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, ये सिद्धांत, देखिए सिद्धांत, सिद्धांत अगर पूछेगा, प्रिंसिपल अगर पूछेगा, सिद्धांत दिया किसने? तो सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ध्यान में रखिए बच्चे, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। अगर यहीं पर पूछता कि शब्द किसने दिया, शब्द किसने दिया, शब्द दिया किसने दिया शब्द, तो बच्चे शब्द दिया था, याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने यह शब्द दिया था, याद रखिए बच्चे। सबसे पहले सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने, शब्द दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये देखिए ऑप्शन जो है रॉबर्ट विटेकर, इन्होंने 5 एनिमल किंगडम सिस्टम यानी 5 जगत का सिद्धांत दिया, 5 जगत का सिद्धांत, 5 एनिमल किंगडम सिस्टम, 5 जगत, ठीक है, का सिद्धांत दिया। ठीक है, याद रखिएगा, 5 एनिमल किंगडम सिस्टम दिया। ठीक है, 5 जंतु जगत, या क्या बोलिए 5 जगत, 5 एनिमल किंगडम सिस्टम दिया बच्चे। तो ये याद रखनी चाहिए आपको। फिर देखिए, आपको पता होनी चाहिए अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले क्या किया था बच्चे? तो आपको याद रखना, अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है, आपका इकोलॉजी या एनवायरनमेंट, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था बच्चे। ये याद रखनी चाहिए आपको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया। और यहीं पर आपको पता होगा कि बहुत सारा काम किया गया था, किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। यहां 2-3 बातें और ध्यान में रखिएगा। जैव विकास को, ध्यान दीजिए बच्चे, जैव विकास को डार्विनवाद कहा जाता है। जैव विकास को, ये जो आपका जैव मतलब ऑर्गेनिक, एवोल्यूशन, विकास, जैव विकास को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे जैव विकास को क्या कहते हैं? तो जैव विकास को हम कहेंगे डार्विनवाद। डार्विनवाद कहा जाता है, डार्विनिज्म कहा जाता है, डार्विनवाद कहते हैं। अब देखिए, एक और चीज आपको जाननी चाहिए कि किसने, बच्चे ध्यान में रखिएगा,
उत्परिवर्तन यानी जिन में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होगा उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। ध्यान में रखिए बच्चे, ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बच्चे। बहुत, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति कर रहा है, उस पर ठीक है लागू नेट बल होगा। बच्चे देखिए, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति कर रहा है, कौन सी दिशा है? तो कौन सी दिशा है? तो ठीक है उत्तर दिशा है। बच्चे यहां देखिए, दिशा से आपको फंसा दिया, नियत वेग। अगर वेग नियत हो, ध्यान दीजिएगा, वेग नियत हो, यानी आपको पता है v बराबर u बराबर v, तो त्वरण ए देखिए v माइनस यू अपॉन टी हो गया, यानी आपको v माइनस v अपॉन टी, यानी आपका ये वैल्यू निकल गया कितना? 0। तो बच्चे बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी m इंटू ए बराबर 0, यानी 0 हो गया। अब देखिए क्या होगा, अगर वस्तु नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करता है तो वस्तु पर लागू ठीक है नेट बल क्या होगा? तो बच्चे 0 होगा। यहां आपको उलझा दिया क्वेश्चन में, तो इसीलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये बातें याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, क्या क्या याद रखिएगा बच्चे? तो यहां देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट डाउन करना है बच्चे। बल क्या है? तो संवेग में परिवर्तन की दर dp बटा dt, ध्यान में रखिएगा। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। लेकिन यहीं पर अगर रहेगा संवेग में परिवर्तन क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन ये बोलते हैं आवेग को। संवेग में परिवर्तन किसको कहते हैं? तो आवेग होता है। आवेग को, संवेग में परिवर्तन को हम आवेग या इंपल्स कहते हैं। हम आवेग या इंपल्स कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, इंपल्स कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बेटा, एक चीज और याद रखना है आपको, जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? तो अभी तुरंत मैंने बताया कि यदि ए यानी पॉजिटिव हो बच्चे, ए पॉजिटिव हो तो क्या होगा? ए पॉजिटिव अगर होगा तो वस्तु पर बल आरोपित होगा, वस्तु पर बल आरोपित होगा। ध्यान में रखिएगा, बल आरोपित होगा। यदि ए निगेटिव होगा तो वस्तु की गति मंदित गति होगी। कौन सी गति होगी? मंदित गति होगी। यहां पर 2-3 बातें और जाननी चाहिए कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक और क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो 10⁵ डाइन होता है बच्चे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और 1 kg वेट बराबर कितना होगा? तो 1 kg वेट बराबर 9.8 न्यूटन होगा। तो ये बातें याद रखिए, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पॉइंट नोट डाउन करने के लिए कहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक पौधे के बीज में आगामी पौधे डैश के रूप में रहते हैं। तो बच्चे जब भी आगामी पौधे की बात करेंगे तो यह भ्रूण के रूप में रहता है, यानी एक बीज में ठीक है एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में रहता है। थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं बच्चे। याद रखिए कि आपको 2 तरह की बातें होती हैं। अगर ठीक है आपको बात करेगा कि बिजांड या आपका ये एम्ब्रियो से या भ्रूण से किसका निर्माण होगा? बिजांड या एम्ब्रियो या भ्रूण से किसका निर्माण होगा? तो बच्चे याद रखिएगा, इससे निर्माण होगा फल का। किसका निर्माण होगा? फल का। ध्यान में रखना है। अगर आपको ये पूछा जाए कि बीज चोल से किसका निर्माण होता है? बीज चोल से किसका निर्माण होता है? तो बीज चोल से बीज का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं बच्चे? ओव्यूल बोलते हैं। और इससे किसका निर्माण होगा? तो आपको बीज का निर्माण होगा। 1-2 बातें जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन में। पहली बात क्या बच्चे, ठीक है, आपको नग्न ठीक है बीज वाले पौधे, नग्न बीज वाले पौधे क्या कहलाएंगे? तो नग्न बीज वाले पौधे कहलाएंगे बच्चे ऐसा पौधा जिसके बीज क्या होंगे? नग्न होंगे, फल के अंदर नहीं होगा, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। या हिंदी में होता है अनावृत बीजी होता है, ये याद रखिएगा, अनावृत बीजी होगा। और एक और चीज होता है आपको ठीक है फल के अंदर बीज, ठीक है बीज वाला पादप क्या होगा? फल के अंदर
बीज अगर होगा तो उस पादप को हम बोलते हैं क्या, तो आपको बोलते फल के अंदर बीज, या आपको ठीक है आवृत बीजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवृत बीजी, या इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं, और ये एंजियोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। तो ये बातें याद रखिएगा बेटा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ठीक है अगर नग्न बीज वाले पौधे होंगे, यानी बीज जो है ठीक है आपको पूर्णतः फल के अंदर नहीं होगा, ढका हुआ नहीं होगा, तो ऐसे पादप को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और ऐसा पादप जिसमें ठीक है फल के अंदर बीज होता है, ऐसे पादप को हम आवृत बीजी कहते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तापमान को केल्विन पैमाने पर, बच्चे बहुत अच्छी बात है, याद रखिए। मैं आपको बता रहा हूं 2-3 बातें यहां पर जो आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर केल्विन में टेम्परेचर को बदलना है तो T डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे। अगर आपको T डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को बदलना है तो केल्विन में टेम्परेचर में से 273 घटा देंगे। बच्चे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा, नोट डाउन करिएगा, ये -40 पर, -40 पर ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर देखिए आपको पता होनी चाहिए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर होगा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर होगा। तो ये देखिए मैंने क्या कहा कि अगर इसमें 273 क्या कर देंगे तो जोड़ देंगे तो ये केल्विन में बदल जाएगा, और इसमें माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट और ठीक है आपको केल्विन बराबर होगा कितना पर, तो बच्चे 574.25 पर ये बराबर होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होगा कितना पर, तो 574.25 पर ये बराबर होगा। ये याद रखना है बच्चे। अब देखिए तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलना है, केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलना है, तो केल्विन से सेल्सियस में तो K - 273 करना पड़ेगा। तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे बेटा तो ये केल्विन में बदल जाएगा, गलत बात हो गया। दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करेंगे, गलत बात हो गया। दिए गए तापमान गुना करेंगे, गलत बात। दिए गए तापमान में से 273 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ कुछ कुछ बातें मैंने बताई है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहां 1-2 बातें और जाननी चाहिए आपको जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जल का त्रिक बिंदु, बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु क्या होता है? तो बच्चे जैसे ही जल का त्रिक बिंदु आएगा, त्रिक बिंदु, तो ये हो जाएगा, एकदम नोट डाउन कीजिए। जल का त्रिक बिंदु होगा कितना? तो बच्चे होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन होगा। बेटा अगर पूछेगा कि परम शून्य ताप कितना होता है, नोट डाउन कीजिएगा बेटा, परम शून्य ताप, ठीक है, परम शून्य ताप कितने तापमान पर होगा? तो 0 केल्विन, या ओके नहीं है बेटा 0 केल्विन है, या -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए एक तरफ से मैं रिपीट कर रहा हूं, केल्विन में अगर टेम्परेचर बदलना है, डिग्री सेल्सियस में ऑलरेडी आपको टेम्परेचर है तो 273 जोड़ेंगे। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है, केल्विन में है तो 273 घटाएंगे। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 पर बराबर होगा, और डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दिए, या तो केल्विन में बदल गया, केल्विन में 273 घटा दिए तो डिग्री सेल्सियस में बदल गया बेटा। डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होता है 574.25 पर। और याद रखिए बच्चे जल का त्रिक बिंदु कितना होगा? 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। परम शून्य ताप कितने पर होगा? तो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर होगा। यकीन मानिए आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। एकदम नोट डाउन करिएगा बेटा। कंठमाल या ग्वाइटर की कमी के कारण क्या होता है, हम सबको देखेंगे बेटा। सबसे पहली बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले आयरन, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से ध्यान में रखिए, आयरन की कमी से क्या होगा? तो कमी से हो जाएगा एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया रोग होता है। एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है। क्या बच्चे? आयरन की अधिकता से कौन रोग होगा? आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की अधिकता से आपको ध्यान में रखना है सिडरोसिस, सिडिरोसिस रोग होता है, सिडिरोसिस रोग होता है। ध्यान में रखिए सिडिरोसिस रोग होता है, तो याद रखना है आपको बच्चे। फिर देखिए आपको पता होनी चाहिए कि सोडियम, सोडियम जो है यह क्या करता है? तो आपको सोडियम आपके शरीर में हृदय दाब नहीं बोलिए, ठीक है, धमनी और सिरा में दाब नियंत्रण करता है।
धमनी सिरा में दाब नियंत्रण करता है, सिरा में दाब नियंत्रण करता है, और इसकी कमी हो जाएगी तो दाब का नियंत्रण प्रभावित होगा। दाब नियंत्रण करता है, दाब नियंत्रण करता है, एकदम याद रखिएगा बेटा, दाब नियंत्रण करता है। अब देखिए आयोडीन, आयोडीन की कमी से आपके शरीर में क्या होगा, तो ठीक है, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रभावित होता है। याद रखना बच्चे, कौन सा हार्मोन प्रभावित होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रभावित हो जाएगा, हार्मोन प्रभावित होगा, और इसकी वजह से एक चीज होगा बेटा, क्या होगा, तो ग्वाइटर रोग उत्पन्न होगा। ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है, ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है, याद रखना है, उत्पन्न होगा, उत्पन्न होता है या होगा, जो भी लिखेगा उत्पन्न होगा, तो ये याद रखनी चाहिए। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होगा, तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, तो कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर हो जाएगी, हड्डी कमजोर, और इसको बोलते हैं हड्डी कमजोर, और इस रोग को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन सा रोग कहा जाएगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाएगा। तो यहां देखिए कंठमाल किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। बच्चे यहां देखिए आयोडीन जो है, ठीक है, आयोडीन 131 से यह रोग ठीक किया जाता है। आयोडीन 131 से, ठीक है, आपको यह रोग ठीक करते हैं, यह रोग ठीक किया जाता है, ठीक किया जाता है। कौन सा से, तो बच्चे आयोडीन 131 से यह रोग हम ठीक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर क्या होगी। रामबाण फॉर्मूला याद रखिए बेटा, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। P बराबर क्या होगा, V इंटू आई। P बराबर क्या होगा, तो बच्चे आई स्क्वायर आर। P बराबर क्या होगा, तो V स्क्वायर अपॉन आर। अब देख लेते हैं V का वैल्यू कितना है, तो बच्चे 6 वोल्ट है। I का वैल्यू कितना है, तो 0.5 है, तो ये काट दीजिए, 3 क्या होगा, तो बच्चे 3 वॉट निकलेगा, 3 वॉट निकलेगा, 3 वॉट आपको प्राप्त होगा। कितना वॉट, 3 वॉट। देखिए कहां पर है, 3 वॉट देखिए यहां पर है। तो ये ध्यान में रखिएगा। पावर बराबर क्या होता है, मैंने बताया अभी, यहां पर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखिएगा कि श्रृंखला क्रम में पावर, श्रृंखला क्रम में शक्ति। ध्यान दीजिए बच्चे, यहां 2-3 बातें आपको नोट डाउन करना है। श्रृंखला क्रम में पावर, क्रम में पावर क्या होगा, पावर P इक्विवेलेंट। ये P इक्विवेलेंट आपको अगर कहेगा तो याद रखिएगा 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 होगा। अब देखिए दूसरा, समांतर क्रम में अगर पावर बोलेगा, समांतर क्रम में पावर की बात करेगा, क्रम में पावर P, ये क्या होगा बच्चे, तो P इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा P1 प्लस क्या होगा P2। P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2। 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 प्लस क्या हुआ, 1/P2 होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए बार बार एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है बेटा, क्या पूछता है कि मंद मंद बल्ब और, ठीक है, तीव्र बल्ब। ध्यान दीजिएगा बच्चे, तीव्र बल्ब, तीव्र बल्ब, ठीक है, किसका रोशनी अधिक होगा, कहां प्रतिरोध अधिक होगा। आपको पता है P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R। तो आपको पता है कि जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका शक्ति कम होगा, यानी ठीक है, मंद बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक, और इसकी शक्ति कम होगी, और तीव्र बल्ब का क्या होगा, तो आपको प्रतिरोध कम होगा और इसकी शक्ति क्या होगी, अधिक होगी। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं मैं कि मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, शक्ति कम होगी। तीव्र बल्ब का जो रोशनी करेगा, तेज रोशनी करेगा, उस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा और शक्ति अधिक होगी। तो ये बातें याद रखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंद बल्ब प्रतिरोध अधिक, शक्ति कम। तीव्र बल्ब या ज्यादा चमक वाला बल्ब प्रतिरोध कम, शक्ति अधिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है। अब देखिए बच्चे, आपको पता है कि ठोस में अणुओं की गति धीमी होती है। अणुओं की गति सबसे अधिक किसमें होगी, अणुओं की गति के हिसाब से बात कर रहे हैं बेटा, अणुओं की गति। अब क्या होगा, तो आपको पता है बेटा सबसे अधिक अणुओं की गति होगी प्लाज्मा में, उसके बाद किस में होगा, तो उसके बाद होगा गैसों में,
उसके बाद किस में होगा तो बच्चे उसके बाद होगा द्रव में, उसके बाद किस में होगा तो बच्चे ठोस में होगा। यानी सबसे अधिक अणुओं की गति किस में होती है तो सबसे तेज अणुओं की गति होती है प्लाज्मा में, सबसे तेज अणुओं की गति होती है प्लाज्मा में। तो बच्चे प्लाज्मा में ठीक है अधिकतम अणुओं की गति होगी और यही गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा, यही गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मेरी बात समझिएगा थोड़ी सी, प्लाज्मा ऐसे भी हम मार देते प्लाज्मा को क्योंकि प्लाज्मा में तापमान अधिक होता है और आपको पता होनी चाहिए कि ठीक है गतिज ऊर्जा समानुपाती क्या होता है, गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है आपको परम ताप के, ध्यान दीजिए बच्चे, परम ताप के समानुपाती होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, हाइयर द टेम्परेचर हाइयर द काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या मैं बता रहा हूं कि प्लाज्मा ठीक है, प्लाज्मा उच्च तापमान पर पाए जाते हैं। पहली बात, उच्च तापमान पर पाए जाते हैं, उच्च तापमान पर पाए जाते हैं, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, पाए जाते हैं। और ठीक है इसके बारे में सर्वप्रथम लैंगम्यूर ने बताया था, इसके बारे में ठीक है, इसके बारे में सर्वप्रथम लैंगम्यूर ने बताया था, ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम किसने बताया? लैंगम्यूर ने बताया था, ध्यान में रखिएगा, लैंगम्यूर ने बताया था इसके बारे में, सर्वप्रथम लैंगम्यूर ने बताया था। और याद रखना बेटा एक चीज और, क्या याद रखिएगा कि प्लाज्मा ठीक है, प्लाज्मा में मैंने बताया उच्च तापमान पर पदार्थ की अवस्था। सूर्य में कौन पाया जाएगा तो प्लाज्मा पाया जाएगा। सूर्य में कौन सी पदार्थ की अवस्था तो प्लाज्मा पदार्थ की अवस्था पाई जाएंगी, सूर्य में प्लाज्मा पाया जाएगा। बेटा एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ठीक है इसमें पदार्थ आयन के रूप में पाए जाते हैं। इसमें पदार्थ क्या होंगे? आयन के रूप में रहते हैं। इसमें पदार्थ किसके रूप में रहेगा बेटा? इसमें पदार्थ आयन के रूप में रहता है, आयन के रूप में रहता है, याद रखना बेटा, रूप में रहता है, आयन के रूप में रहता है। तो यहां पर सब बातें मैंने बताई। अणुओं की गति सबसे अधिक प्लाज्मा में, उसके बाद गैसों में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। प्लाज्मा उच्च तापमान पर पाए जाते हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम लैंगम्यूर ने बताया था। और ध्यान में रखिएगा गतिज ऊर्जा समानुपाती क्या मैंने बताया? परमताप की। और ठीक है आपको सूर्य में कौन सी पदार्थ की अवस्था? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में पदार्थ किसके रूप में पाया जाता है? तो यह पाया जाएगा, ध्यान में रखना है, यह पाया जाता है आयन के रूप में पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा। दांत क्षय तब शुरू होता जब मुंह का पीएच मान, बहुत अच्छी बात है बच्चे, पीएच जब भी चर्चा करेंगे पीएच का, तो पीएच जो है 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पीएच कहां से कहां, एकदम कभी भूलिएगा नहीं, 0 से 14, याद रखिए बेटा, 0 से 14। पीएच क्या है? तो पीएच है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ठीक है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और याद रखिए बेटा ये भी मैं बताता हूं कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अम्लीयता, यानी जिसकी अम्लीयता अधिक होगी ठीक है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी अधिक होगा, लेकिन उसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा। अब देखिए पीएच मान पर चर्चा कर लेते बेटा। सबसे पहले पीएच मान अगर क्या होगा 5.6 से कम तो अम्ल वर्षा, क्या होगा? अम्ल वर्षा। याद रखिए वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो गया तो ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। पीएच मान अगर आपको पता होनी चाहिए कि 5.5 से कम तो दांतों का क्षरण होने लगता है, 5.5 से कम दांतों का क्षरण होगा बेटा, दांतों का क्षरण होगा, क्षरण होता है, याद रखिएगा क्षरण होता है। और 1-2 बातें और याद रखना है कि पीएच जो है लेस देन अगर 7 हो गया तो इसको अम्लीय हो जाएगा, विलियन अम्लीय। और पीएच ग्रेटर देन अगर 7 हो गया तो आपको ये क्षारीय विलियन हो गया। कैसा होगा? क्षारीय विलियन हो जाएगा। तो बच्चे यहां देखिए क्या होगा, क्या मारा मैंने आंसर? तो 5.5 से कम होनी चाहिए, 5.5 से कम होनी चाहिए। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहां एक बार रिपीट कर लेते हैं कि पीएच का मान कहां से कहां तक होता है? तो पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। पीएच का मान कहां से कहां तक होगा? तो 0 से 14 तक होता है। पीएच क्या होता है? तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। जिस विलियन का हाइड्रोजन आयन अधिक होगा उसका पीएच वैल्यू कम होगा और उसकी अम्लता उतनी ही अधिक होगी। तो ये बातें याद रखिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? मैंने कल भी बताया था कि देखिए मिश्र धातु जब भी चर्चा कीजिएगा तो मिश्र धातु बना है किसका? तो मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है?
समांगी मिश्रण है बेटा, समांगी मिश्रण है। और मैं बार बार आपको बताता रहता हूं समांगी मिश्रण है, मिश्र धातु। अब देखिए ठीक है, सोल्डर की बात कह रहा है बच्चे, तो सोल्डर, सबसे पहले सोल्डर, या आपको पता है सोल्डर बोलिए या आप बोलिए फ्यूज वायर, फ्यूज वायर बोलिए, दोनों का आपको फ्यूज तार बोलिए, दोनों किसके बने होते हैं? तो पीबी और एसएन के, पीबी और एसएन के बने होते हैं, पीबी और एसएन के बने होते हैं। फिर देखिए कुछ और मिश्र धातु देखते हैं बच्चे। सबसे पहले गन मेटल, कौन सा? गन मेटल। मैंने बताया है आपको गन मेटल, तो गन मेटल बना होता है किसका? Cu प्लस Zn प्लस Sn का बना होता है। फिर देखिए पीतल किसका बना होगा? तो पीतल बना होता है कॉपर और जिंक का। तो ये बातें याद रखिए। तो Pb और Sn का बना होगा, Pb और Sn का बना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा। कॉपर और जिंक से बनता है क्या? पीतल। क्या बनेगा? पीतल या मुंज मेटल, या क्या बनेगा? मुंज मेटल बनेगा बेटा, मुंज मेटल बनेगा, ध्यान में रखिएगा। और कॉपर और टीना से क्या बनेगा? तो कॉपर और टीना से बनेगा कांसा, या आपको बनेगा क्या बच्चे? तो बेल मेटल। क्या बनेगा? बेल मेटल बनेगा। दोनों कॉपर और टीना के बने होते हैं, लेकिन प्रतिशत थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर क्या होगा? तो आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है? तो बच्चे आपको पता होगा कि पृथ्वी, ठीक है, पत्थर पर फेंका मैंने ऐसे पत्थर को ये खींच लेगा अपनी ओर। इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। याद रखिए बच्चे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नीचे की ओर लगने वाला दाब, गलत बात है बच्चे। एक बल होता है जो उसे भूमि की ओर खींचता है, केंद्राभिमुखी बल जो उसे पृथ्वी की ओर खींचता है। एकदम सही है बच्चे, केंद्राभिमुखी बल को ही हम भार कहते हैं। 13 का क्या हो गया? तो बच्चे 13 का आपको याद रखना है, बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्राभिमुखी बल जो पृथ्वी की ओर खींचता है, तो हर बार केंद्राभिमुखी बल नहीं होगा। केंद्राभिमुखी बल किधर से किधर भी हो सकता है, इसीलिए आपको क्या होगा? एक बल होता है जो उसे भूमि की ओर खींचता है बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बी आपका आंसर होगा। यानी भार W बराबर क्या होता है? mg। और ये क्या होगा? तो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होगा। द्रव्यमान गुना क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण होगा। और यह वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है बच्चे। तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, ये केंद्राभिमुखी बल या इससे संबंधित ये ऑप्शन क्या है? गड़बड़ है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल और केवल बी नंबर होगा। और मैंने आपको बताया कि ये देखिए केंद्राभिमुखी बल का मतलब क्या होगा? केंद्राभिमुखी बल का मतलब हो गया कि वह यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, और यह बल ही केंद्राभिमुखी बल होता है। तो वस्तु यहां वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर रहा है, इसीलिए केंद्राभिमुखी जो टर्म है वो यूज नहीं होगा बेटा। तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि आपको बी और ठीक है सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो उस कंफ्यूजन को हमने अलग कर दिया बच्चे। तो यदि किसी वस्तु को हमने ऊपर फेंका तो पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर खींच लेगा, जिस बल से खींचेगा उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में सबसे पहले जानकारी ब्रह्मगुप्त ने दिया था, गुप्त वंश में था बच्चे, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय ऋषि मुनि की बात करें तो ब्रह्मगुप्त ने, लेकिन अगर बात करें आपको आधुनिक समय में तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने बताया था। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या है बेटा? तो F बराबर है G m1 m2 बटा क्या होता है? r स्क्वायर होता है। इसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसके संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए मैं डायरेक्ट बना दूंगा आपको, ठीक है, आरपी, क्योंकि समांतर क्रम में सब जुड़ रहा है। तो किसी भी एक का प्रतिरोध बटे एन अगर ये समान होता है तब ऐसे देखिए, ये देखिए ये समान प्रतिरोध आर हो गया, 6 ओम हो गया, और ये देखिए आपको क्या हो गया? 6 ओम हो गया, और ये देखिए आपको क्या हो गया? 6 ओम हो गया। सब कुछ समांतर क्रम में बेटा जोड़ दीजिए। ये देखिए अब क्या होगा? तो अब ये आपको ठीक है ये जोड़ दिया हमने, तो अब ये आपको प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालना है 6 6 6। तो आपको पता है 1/r बराबर होगा 1/r1 प्लस क्या 1/r2 प्लस क्या 1/r3। तो बेटा ये हो जाएगा कितना? तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा।
तीनों को हम ये करेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, तो बच्चे 6/3 यानी 3 दूनी कितना होगा 6। यहां देखिए इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, अगर समान प्रतिरोध समांतर क्रम में ठीक है आपको जोड़े गए हैं तो किसी भी एक प्रतिरोध का मान बटे कुल प्रतिरोधों की संख्या, एक प्रतिरोध का मान, एक प्रतिरोध का परिमाण, एक प्रतिरोध का परिमाण, याद रखिए बेटा बटे ठीक है आपको क्या करना है, प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोधों की संख्या, इससे तुरंत आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, तो यहां देखिए R का मान कितना है 6 है और प्रतिरोधों की संख्या 3 है, 3 दूनी कितना हुआ 6 बच्चे, यानी 2 ओम आपका आंसर होगा। अब देखिए ये तो बात हो गई। अगर बात करेंगे हम लोग कि अगर बहुत सारे प्रतिरोध जो है वो सीरीज क्रम में अगर जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध RS बराबर N इंटू R होता है। कुल प्रतिरोध अगर बहुत सारे प्रतिरोधों को हम ठीक है सीरीज क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध N इंटू R होगा, जहां N प्रतिरोधों की कुल संख्या और R जो है किसी भी एक प्रतिरोध का मान है बच्चे, यानी सीरीज क्रम में N इंटू R कर देंगे, समांतर क्रम में RP बराबर R बटे N कर लेंगे। अगर समान प्रतिरोध समान परिमाण वाले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो RP बराबर बटे N, समान ठीक है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कुल प्रतिरोध RS बराबर N इंटू R होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान, बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको पूछेगा एग्जाम में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछेगा और इसको एकदम आसान तरीके से बनाना है बच्चे। याद रखिए गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है Gm अपॉन R स्क्वायर, ये रामबाण फॉर्मूला है बेटा। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर क्या, Gm बटा R स्क्वायर, रामबाण फॉर्मूला गुरुत्वीय त्वरण का, ध्यान में रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर Gm अपॉन R स्क्वायर, मैंने क्या कहा इसको, रामबाण फॉर्मूला। देखिए कैसे यूज करेंगे बच्चे। और एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि गुरुत्वीय त्वरण G हमेशा प्रोपोर्शनल होता है ठीक है ग्रह के घनत्व और त्रिज्या का, यह भी एक रामबाण फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण G हमेशा प्रोपोर्शनल होगा ग्रह के घनत्व और ग्रह की त्रिज्या के गुणनफल का समानुपाती होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, G बराबर Gm अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, अब यूज कैसे करेंगे इसका, तो ध्यान में रखिए। अब देखिए नया ग्रह G1 बराबर क्या करते हैं, तो बच्चे Gm, तो Gm अब देखिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है, यानी द्रव्यमान भी 1/3 और ठीक है द्रव्यमान भी 1/3 हो गया, m/3 कर दिए और त्रिज्या भी 1/3 हो गया, यानी r/3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या होगा बेटा, Gm अपॉन 3 और गुना R स्क्वायर और 3 9, तो 9 ऊपर चला गया बेटा। अब देखिए इसको काटिए, 3 9 हो गया, 3 को बाहर निकाल लीजिए, गुना Gm अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर हो गया। इसी को क्या कहते हैं, तो बच्चे छोटा वाला G कहते हैं, यानी बराबर 3G हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, G1 बराबर क्या हो गया 3G, G1 बराबर क्या होगा 3G। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका A नंबर होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बच्चे A नंबर होगा। तो ये बातें याद रखिएगा तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। G बराबर Gm अपॉन R स्क्वायर। चलिए यहां पर एक दो चीजें और जाननी चाहिए आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर G का मान घटेगा, पृथ्वी से ऊपर G क्या होगा, तो बच्चे घटेगा, G घटेगा। पृथ्वी के अंदर G का मान घटेगा, पृथ्वी के अंदर G घटेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी का अंदर क्या होगा, तो आपका G घट जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पर। चलिए निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। बच्चे मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित, तो परमाणु भार पर। मेंडलीव ने अपने समय तक के ज्ञात 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने ठीक है आपको आइसोटोप्स को स्थान नहीं दे पाए, हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए, बहुत सारा इन्होंने गलत काम भी किया बच्चे, गलत हो गया इनसे। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है और ये मोसले द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, मोसले के द्वारा दिया गया है। लेकिन दीर्घ आवर्त सारणी जो है वह बोरबरी के स्कीम पर आधारित है। डेवोरिनियर का अतिरिक्त डेवोरिनियर ने 3 तत्वों की श्रेणी बनाई, जिसमें ठीक है आपको अन्य दोनों तत्वों का जो परमाणु भार था, मध्यवर्ती तत्व के परमाणु भार का औसत था। यहां देखिए बच्चे A, B और क्या हुआ C, तो आपको B का जो परमाणु भार होगा, B का परमाणु भार जो होगा A + C बटा क्या होगा 2 होगा। इसमें इन्होंने एक पहला देखिए 7 है लिथियम की
का परमाणु भार और 39 है पोटेशियम का परमाणु भार। तो सोडियम का परमाणु भार क्या होगा, 39 + 7 यानी 23 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड का कौन सा नियम, अष्टक नियम था। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित, तो परमाणु संख्या पर आधारित होता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को, बार बार पूछेगा आपसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। बच्चे आपको पता है कि यदि ठीक है कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, याद देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहां मैक्सिमम होगा, कैनेटिक एनर्जी महत्तम बिंदु पर क्या होगा, तो बच्चे 0 होगा। मध्य बिंदु पर, अब देखिए ये मध्य बिंदु पर कैनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी होगा। मध्य बिंदु से पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा किससे, कैनेटिक एनर्जी से। मध्य बिंदु के बाद कैनेटिक एनर्जी बड़ा होगा किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। हाँ, और जब वस्तु पृथ्वी से टकराएगी उस समय पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 और कैनेटिक एनर्जी का मान मैक्सिमम होगा। तो ये बातें याद रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां देखिए क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा होगा, यानी गिरने के क्रम में कौन सा ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा आपको कौन सा ऊर्जा का बेटा, तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अब इस पर बात कीजिए, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा, ये दो ऊर्जाओं का को से मिलकर बनता है, एक कैनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है बेटा, तो रासायनिक ऊर्जा जो है रासायनों के कारण ऊर्जा होता है। जैसे बैटरी में कौन सा ऊर्जा संचित होगा, तो रासायनिक ऊर्जा संचित होती है बच्चे महत्तम बिंदु पर। ये देखिए महत्तम ऊंचाई पर, ये पृथ्वी है बच्चे, पृथ्वी पर क्या होगा, तो पृथ्वी पर पोटेंशियल एनर्जी 0, कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। महत्तम ऊंचाई पर क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, कैनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, बार बार आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है। तो जब भी कोई वस्तु ठीक है आपको ठीक है मूव करेगी, उच्च गति से चलेगी, तो उसमें क्या होगा, कैनेटिक एनर्जी होगा बच्चे, कैनेटिक एनर्जी होगा। कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। चलिए, उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सा ऊर्जा, दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। अब देखिए कार में, रोड पर चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा। लेकिन रोड पर चलती हुई कार में बैठे व्यक्ति में कौन सा ऊर्जा होगा, तो दोनों प्रकार की ऊर्जा होगा बेटा, याद रखना है आपको। चलिए अब जरा मेरी बात समझिएगा, यहां तो गतिज ऊर्जा हो गया, लेकिन एक बात समझिएगा, कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो बच्चे p²/2m होता है। रामबाण फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। आपको क्या होगा, संवेग का वर्ग बटे 2 गुना द्रव्यमान है। संवेग का वर्ग बटा 2 गुना द्रव्यमान है, याद रखना है बच्चे, संवेग का वर्ग बटा 2 गुना द्रव्यमान है। ये रामबाण फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए घर्षण बल क्या होता है, तो यह वस्तु के गति का विरोध करता है, यह वस्तु के गति का विरोध करता है। एकदम ध्यान में रखिए, गति का क्या करेगा, तो विरोध करता है, विरोध करता है। घर्षण बल असंरक्षी बल है और यह वस्तु के गति का विरोध करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बेटा, तो गुरुत्वाकर्षण बल ठीक है आपको पृथ्वी के गुरुत्व के कारण लगने वाले बल को या वस्तुओं के द्रव्यमानों के कारण लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा तो आपको पता है, किसी वस्तु के रूप आकार स्वरूप के कारण ऊर्जा। आपको तने हुए, ये मेरा तो हाथ तना हुआ है, कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। आपको तने हुए धनुष में कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तने हुए ठीक है कमान और तीर में कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, बच्चे एकदम इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए प्रकाश की किरण जब भी सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो क्या होगा बेटा, सघन से विरल में जाएगा तो आपको पता है अभिलंब से दूर भागेगा। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, क्यों, क्योंकि यहां वेग का मान आपको बढ़ जाएगा, वेग का मान बढ़ जाएगा। जब भी विरल से सघन में जाएगा, ध्यान दीजिए बेटा, विरल से सघन में जाएगा तो वेग का मान घट जाएगा और यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। याद रखना है, क्या मैंने कहा कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों, तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर भागेगी। यह गुण क्यों होता है प्रकाश में, तो यह गुण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में अंतर के कारण होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में, कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है बेटा, तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा और वेग का मान बढ़ जाएगा।
कि गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, गलत बात है। कि गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी, ये आपका आंसर होगा बेटा। तो आंसर क्या होगा? आपको बी नंबर होगा। मैंने क्या कहा कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर भागती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश के वेग में अंतर के कारण अपवर्तन होता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में अंतर के कारण ही अपवर्तन होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ठीक, संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। यहां देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से, बच्चे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है बच्चे? तो ये खाद्य पदार्थ है। और खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। कौन करेगा? फ्लोएम करता है। फ्लोएम क्या है? तो बच्चे फ्लोएम जो है यह जटिल उत्तक है। कौन सा उत्तक है? जटिल, ठीक, अस्थाई जटिल उत्तक है। अस्थाई जटिल उत्तक है, ध्यान में रखिएगा, अस्थाई जटिल उत्तक है। और देखिए जालम वाहिकाएं, ये जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है, परिवहन करता है। विभाज्योतक ये क्या करता है? वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है, ध्यान में रखिएगा, वृद्धि में सहायक होगा। कौन बच्चे? तो याद रखिए विभाज्योतक होगा। तो आंसर क्या होगा? फ्लोएम। आंसर क्या होगा? फ्लोएम होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, अभी तुरंत मैंने बताया था बच्चे कि पीएच होता क्या है? तो पीएच होता है आपको, ये देखिए 0 से लेकर के आपको 14 तक। अगर 7 की बात करें तो उदासीन हो जाएगा। क्या होगा? उदासीन। और अगर, ठीक है, 0 के तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर 0 के तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता का मान बढ़ेगा। अगर 14 के तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता का मान बढ़ेगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, यहां अम्लीयता का मान बढ़ना यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मान बढ़ना, और क्षारीयता का बढ़ना यानी OH हाइड्रोजन वो हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन का बढ़ना होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी, गलत बात है, ठीक है। H प्लस आयन की सांद्रता में कमी, गलत बात है। H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, बच्चे ये कब होता? जब 0 से, जब 7 से 0 के तरफ बढ़ते, 7 से किधर आते? 0 के तरफ आते। अब देखिए, ठीक है, 7 से जब 14 के तरफ जाएंगे तो H माइनस आयन की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा बेटा। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का, ठीक है, एक समान होता है बच्चे, समान समूह बोल रहा है, समान समूह, वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है। तो वर्ग में क्या क्या समान होगा बेटा? तो वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होंगे। पहली बात, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होंगे, ध्यान में रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? समान होगा। वर्ग में क्या होगा? और देखिए वर्ग में आपको संयोजकता समान होगी, संयोजकता समान होगा, ठीक है, संयोजकता समान होगा। वर्ग में आपको पता है समान होगा। और देखिए वर्ग में रासायनिक गुण समान होंगे, रासायनिक गुण समान होगा। वर्ग में समान की बात कर रहे हैं बेटा, समान की बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान, संयोजकता समान और रासायनिक गुण आपको समान होगा। अब देखिए यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, ये सही है। परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे, बच्चे वर्ग में ऊपर से नीचे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वर्ग में कहां? तो वर्ग में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या होगा? तो ऊपर से नीचे जो है आपको परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? तो बढ़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, परमाणु आकार भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा बच्चे, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता और रासायनिक गुण ये हमेशा क्या होगा? समान होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, यकीन मानिए, ठीक है। अगर ये 100 सेट आप निश्चित रूप से अच्छे तरीके से जो मैं करवा रहा हूं उसको कवर आउट कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपके एग्जाम का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।